बुलेटिन में आज सबसे पहले बात करेंगे बाजार की। मई सीरीज एक्सपायरी की शानदार क्लोजिंग रही। आज बाजार ने आखिरी घंटे में अच्छी रिकवरी की। सेंसेक्स निफ्टी दिन के ऊपरी स्तर से फिसलकर बंद हुए और सेंसेक्स 321 पॉइंट चढ़ा, तो वहीं निफ्टी ने 81 पॉइंट की बढ़त हासिल की। इसके अलावा मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुए। डिटेल्स लेते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं कैसा रहा आज के बाजार का आउटलुक? तो हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन बाजार में आज हमें एक वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला। एक दायरे में बाजार एक्चुअल में आज काम करता हुआ नजर आए। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो उसकी वजह से जो आईटी सेक्टर है उसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन एंड तक आते आते सारे ही मेजर इंडाइसेस में आज एक फ्लैट कारोबार था, भारी गिरावट नहीं देखने को मिली। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज के सत्र में किस तरीके का रहा है। सबसे पहले निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की बात करी जाए तो देखिए इंडसइंड बैंक में करीबन 0.3% का इजाफा यहाँ पे लोअर लेवल से वापस से खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। सन फार्मास्यूटिकल 2%, एटर्नल यानी कि जोमेटो में करीबन 2% का अपसाइड और अडानी पोर्ट्स भी करीब 2% की बढ़त के साथ आज बंद हुए हैं। लूजिंग स्ट्रीक की बात कर लेते हैं। एचडीएफसी लाइफ यहाँ पे करीबन 1% का डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बीईएल में भी करीबन 1%, टाटा कंज्यूमर करीब 1% और जियो फाइनेंशियल में भी करीबन 1% की कमजोरी आज के सत्र में देखी गई। अब बात कर लेते हैं कि मिड कैप में कौन से शेयर्स बढ़े हैं। वारी एनर्जीज में अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखा गया, करीबन 8% का अपसाइड यहाँ पे दिखा। कमिंस इंडिया यहाँ पे करीबन 7% की तेजी। नंबर्स के बाद यहाँ पे कॉन कॉल हुई थी, कॉन कॉल काफी पॉजिटिव साइड में आई है, जिसके बाद यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम पकड़ा हुआ दिखाई दिया है। ऑयल इंडिया की बात करी जाए तो करीबन 4% की तेजी यहाँ पे है। प्रेस्टीज एस्टेट में भी करीबन 3.5% का अपसाइड देखा गया। लूजिंग स्ट्रीक में बात कर लेते हैं इस टाइम पे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 3.5% की कमजोरी यहाँ पे। अपोलो टायर्स में करीबन 3% का डाउन साइड और एस्कॉट कुबोटा की बात करी जाए 2% का डाउन ट्रेंड यहाँ पे भी देखने को मिला। और जो एमआरएफ है वहां पे भी करीब 1.5% की हमें एक गिरावट देखने को मिली। जिस्ट ऑफ द स्टोरी एक दायरे में रह के ही आज बाजार बंद हुआ है। शुक्रिया कंचन मार्केट अपडेट के लिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड से ट्रंप सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने 2 अप्रैल को लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ पर रोक लगा दी है। तो पूरा मामला क्या है और इसका क्या असर होगा, बता रहे हैं मेरे सहयोगी हॉर्मास फटाकिया। एक बड़ा झटका तो लगा है ट्रंप सरकार को, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करे थे 2 अप्रैल को, उसे गैर संवैधानिक बताया है और उन पर जो है वो रोक लगा दी है। और ये फैसला आज तड़के यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ से आया। ये याचिका कोर्ट में दायर की गई थी। डेमोक्रेट एक रूल जो कि राज्य है और छोटे व्यापारियों ने मुकदमा ये दायर किया था, ये कहते हुए कि ट्रंप सरकार ने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल किया है, इमरजेंसी कानून का गलत इस्तेमाल किया है और टैरिफ लगाए हैं बिना कांग्रेस की अप्रूवल के। मगर कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पर इसका असर नहीं होगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और स्टील जिन पर टैरिफ लगाए गए हैं वो टैरिफ बने रहेंगे, क्योंकि वो टैरिफ जो है वो सेक्शन 232 के अंतर्गत लगाए गए हैं। सो वो टैरिफ जो लगाए हैं वो बने रहेंगे। अब आगे क्या, ट्रंप सरकार ने कहा है कि उन्होंने इस फेडरल कोर्ट में अपील की है, याचिका दायर कर दी है इस फैसले के खिलाफ। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा है कि कुछ ऐसे जजेस हैं जो अनिर्वाचित जज है, वो हमें नहीं बता सकते कि आर्थिक आपदा से कैसे जूझना चाहिए, कैसे उसका मुकाबला करना चाहिए। अब गोल्डमैन सैक्स ने अपनी एक नोट में कहा है कि अब आगे चल के ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा क्या कर सकता है जिससे वो इन टैरिफ से या इस फैसले से जो है अपने आप को नेविगेट कर सके। उसमें से एक ये है कि सेक्शन 232 के तहत सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स लागू किए जाए और इन्हीं सेक्शंस के अंतर्गत फार्मा और सेमीकंडक्टर्स जैसे शेयरों में जैसे सेक्टर्स में ऑलरेडी उनकी जांच चल रही है। एक 15% के बेसलाइन टैरिफ के साथ सेक्शन 122 के तहत वो टैरिफ लागू कर सकते हैं। मगर इसकी एक बात यह है कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के इस सेक्शन के अंतर्गत सिर्फ 150 दिनों तक यह टैरिफ लागू रह सकता है। एक और ऑप्शन जो गोल्डमैन सैक्स ने यह बताया है वो सेक्शन 301 के अंतर्गत बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स पर नए सिरे से वो अपनी जांच शुरू कर सकते हैं। और इस सेक्शन के अंतर्गत टैरिफ की कोई सीमा नहीं है और ना ही कोई डेडलाइन है। और आखिर में सेक्शन 238 के तहत 50% के टैरिफ उन देशों पर लगा सकते हैं जो यूएस के साथ ज्यादती करते हैं। ये गोल्डमैन सैक्स ने अपनी नोट में कहा है। अब इसके बाद क्या हुआ है, ये रिस्क एसेट्स जो है वो सारे उसमें उछाल देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स लगभग 600 अंक ऊपर थे, डॉलर इंडेक्स में फिर से रिबाउंड आया है, 100 के ऊपर है और ब्रेंट क्रूड जो है वो अब $66 के पास है। लेकिन हेवन एसेट्स में बिकवाली है। सोने की कीमतों में चौथे दिन
गिरावट हमें देखने मिल रही है। मगर कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि कोर्ट का तो फैसला आया है, मगर ट्रंप इस बारे में क्या जो है क्या जवाबी पलटवार करेंगे, ये उनका ट्रूथ सोशल पर अपना पोस्ट था। ही इज ऑन अ मिशन फ्रॉम गॉड एंड नथिंग कैन स्टॉप व्हाट इज कमिंग। वहीं तेज बाजार में प्रोमोटर्स की बिकवाली बढ़ी है। जी हां, इस महीने प्रोमोटर्स बाजार की तेजी को जमकर भुना रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े सौदे डिस्काउंट पर रहे हैं। डिटेल्स दे रही हैं मिताली जैन। जी बिल्कुल, पिछले एक महीने में हमने देखा कि प्रमोटर की जो स्टेक सेल है ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर देखने को मिली है। बुलिश मार्केट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे जो प्रमोटर्स है वो बड़ी बड़ी कंपनी के प्रमोटर्स अपने स्टेक बेच रहे हैं। लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये जो सारे ही स्टेक सेल आउट हुए हैं पिछले महीने, ये सभी डिस्काउंट पर हुए हैं। Q4 में भी हमने देखा कि प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो पिछले क्वार्टर से काफ़ी नीचे आ गई थी। और मई में जो ब्लॉक डील्स हुई है, इनके साथ साथ OFS भी देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब कि प्रमोटर्स यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एग्जिट लेते हुए नजर आ रहे हैं। मई में जो स्टेक सेल हुए उसका जो अमाउंट सामने आया है वो है 58,000 करोड़ रुपीस, और 9 महीने के बाद ये प्रमोटर के हाईएस्ट सेलिंग नंबर्स है। इससे पहले अगस्त 2024 में 75,000 करोड़ की प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक सेल किए थे। उसके बाद मई 2025 में ये 58,000 करोड़ पे आया था। मैं प्रमोटर होल्डिंग की परसेंटेज के टर्म्स में बात करूं तो दिसंबर 2024 में जो प्रमोटर्स की NSE लिस्टेड कंपनीज में स्टेक थी वो 41.09% थी, जो मार्च 2025 में गिर के 40.81% हो गई। अब क्योंकि अप्रैल मार्च में हमने और ज़्यादा स्टेक सेल आउट्स देखे, तो अब देखना होगा कि ये जो फिगर है ये जून 2025 का कैसे आता है। अब नज़र डालते हैं मई में जितने भी प्रमोटर्स की स्टेक सेल आउट हुई है, बड़ी बड़ी डील साइज़ क्या थी और कितने डिस्काउंट्स पर वो डील्स हुई है। तो सबसे बड़ी डील थी भारतीय एयरटेल की 13,200 करोड़ की। सिग्नेटल ने 1.2% का स्टेक बेचा 3.6% के डिस्काउंट पे। इसके बाद ITC की 13,000 करोड़ की डील हुई है, यहाँ पे भी 8% का डिस्काउंट। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि ये एक्स डिविडेंड प्राइस था। इंडिगो में 11,500 करोड़ की डील एट डिस्काउंट ऑफ 3.5%। फिर PNB हाउसिंग फाइनेंस में भी 2,500 करोड़ की 5% के डिस्काउंट पर डील हुई। इसके अलावा JSW इंफ्रा, इनकी फैमिली ट्रस्ट ने जो 2,500 करोड़ के आसपास स्टेक बेचा, ये भी करीबन 3% के डिस्काउंट पे बेचा। साथ ही पेटीएम और नवामा वेल्थ भी यहाँ पे शामिल है। पेटीएम में करीबन 2,104 करोड़ की डील हुई थी और नवामा वेल्थ में भी 2,100 करोड़ की, दोनों ही करीबन 6 से 8% के डिस्काउंट पर थी। चले बढ़ते हैं आगे और आपको बता दें, भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने सरकार से आग्रह किया है कि क्रिप्टो के ऊपर किसी तरह का कानून बनाया जाए। मित्तल के मुताबिक क्रिप्टो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसके लिए रेगुलेशन लाना बेहद जरूरी है। All I said is we have Mr. Vaishnav after me, the next session. I only saying that things have started to move very fast on crypto. And of course AI, we already discussed, is moving very fast. And this is an area where the government will have to start applying their mind of how to ensure that the right regulatory framework is available for India to make full use of AI, crypto, whenever the time comes. साथ ही सुनील भारती मित्तल ने वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत भी की है। मित्तल के मुताबिक हर बार चुनाव होने से आर्थिक गतिविधियां बाधित हो जाती हैं। CII हमेशा से ही वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन करता आया है। This year, late January, early February, CII presented to President Kovind Committee a strong recommendation for India to move towards one nation, one election. The reason is very simple. There is far too many disturbances during elections in terms of economic activities. Code of conduct is ushered in fairly early. Everything stops. Government contracts stop. Government payments stop. A lot of restrictions come on the economic activities. And our elections are repeatedly happening every few months, every other year. These multiple elections do create slowdown in our economy. I think the ruling party, the Prime Minister himself, they've all analyzed this and realized the importance of having one nation, one election. And if you can't do it in one step, perhaps it happens in 2 steps the first time. But eventually, my friends, we really need to get there. केंद्रीय रेल और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अब डीप फेक की पहचान करना आसान होगा। IIT जोधपुर इसके लिए एक टूल बना रहा है जिसके बढ़िया रिजल्ट आए हैं। We have enrolled, empaneled many institutes, including IITs and NITs, who are developing solutions. For example, IIT Jodhpur is developing a solution to authentically detect deepfake, and their results are very good so far. And our approach will be
once these technologies are developed, we'll make it open source for all of you so that you can use those technologies without trying to access some very expensive tools. These will be available to you as a part of the AI mission. आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में इंडस्ट्री चैंबर CII के कार्यक्रम में शामिल हुए। राजनाथ सिंह ने कहा कि आज पूरी दुनिया में एक अनिश्चितता का माहौल नजर आ रहा है। जगह जगह विवाद चल रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अनिश्चितता की वजह से विश्वास में कमी है। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि पाकिस्तान से जब भी बात होगी तो केवल आतंकवाद और POK पर ही होगी। उन्होंने ये भी कहा कि POK के लोग हमारे अपने हैं, हमारे परिवार का ही हिस्सा हैं। हमने आतंकवाद के खिलाफ भारत की स्ट्रेटजी और रिस्पांस दोनों को रीडिजाइन और रीडिफाइन किया है। हमने पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट और स्कोप ऑफ डायलॉग को रीकैलिब्रेट किया है। अब जब भी बात होगी केवल आतंकवाद पर बात होगी, POK पर बात होगी और किसी दूसरे मुद्दे पर पाकिस्तान के साथ बात नहीं होगी। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भी CII के इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उन्होंने डिफेंस में बढ़ती टेक्नोलॉजी को लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि युद्ध का कैरेक्टर बदल रहा है, इसमें नई टेक्नोलॉजी आ रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने हमें बता दिया कि हम कहां जा रहे हैं और भविष्य में हमें क्या करना चाहिए। उन्होंने डिफेंस में आत्मनिर्भरता की बात पर जोर दिया। The current situation in the world has made us realize that Atmanirbharta is the only solution. But we have to be now ready to be future ready. So that is the concern, that yes, I can look at next 10 years we will have certain more output from the industry, Indian industry, we have from the DRDO. But what is required today is required today. So we need to quickly get our act together, maybe get into some quick Make in India programs, so that we can achieve that now ready part of it, while Design in India continues to produce results in the near future or maybe later. बंगाल के अलीपुरद्वार रैली में प्रधानमंत्री मोदी आज पाकिस्तान पर गरजे। उन्होंने कहा कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वो आतंकवाद कर रहा है। उसने बांग्लादेश में भी आतंकवाद फैलाया। पीएम मोदी ने जताया कि पाकिस्तान ये समझ ले कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और अब आतंकी हमला हुआ तो दुश्मन को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। पाकिस्तान समझ ले 3 बार घर में घुस करके मारा है तुम्हें। हम शक्ति को पूजने वाले लोग, हम महिषासुर मर्दिनी को पूजते हैं। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे की। आप देखते रहिए आवाज समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के बिहार दौरे पर जा रहे हैं। पीएम मोदी बिहार को कई बड़ी सौगातें देंगे। इस दौरान पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बिहार बीजेपी दफ्तर में पार्टी नेताओं से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। साथ ही बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें, रोड शो में सड़क के किनारे 32 जगहों पर स्टेज बनाए गए हैं जहां पर पीएम का अभिवादन किया जाएगा। पीएम मोदी के पटना रोड शो से पहले वहां कैसी तैयारी है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता चंद्रमोहन ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के लिए बिहार दौरे पर है, जहां पर वो शाम में आकर पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और वहीं से बिहटा में बनने वाले नए एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे और उसके बाद पटना के शेखपुरा मोड़ होते हुए बेली रोड होते हुए बीजेपी ऑफिस तक रोड शो करेंगे। और हम अभी खड़े हैं उसी बेली रोड पर वुमेन्स कॉलेज के सामने, जहां पर तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी हैं
और एक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर वुमेन्स कॉलेज के गेट का है, जहां पर गेट के ठीक बगल में ब्रह्मोस मिसाइल का मॉडल बनाकर लगाया गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था उस समय सबसे कारगर साबित हुआ और ऐसे में मॉडल के तौर पर इसे वुमेन्स कॉलेज के गेट पर लगाया गया है और इस ब्रह्मोस के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि भारत कितना ताकतवर देश है और इस ब्रह्मोस का किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया गया। तो ये एक मॉडल के तौर पर यहाँ पर दिखाने और बताने की कोशिश की गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी रोड के जरिए, इसी बेली रोड के जरिए जब वो शेखपुरा मोड़ से निकलेंगे तो वहाँ से सरदार पटेल भवन जो पुलिस हेडक्वार्टर है, फिर वहाँ से आगे बढ़ते हुए हड़ताली मोड़ से बोरिंग रोड चौराहा होते हुए फिर आगे बढ़ेंगे और फिर हाईकोर्ट होते हुए इस वुमेन्स कॉलेज के रास्ते इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंचेंगे और फिर उसके बाद पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे। तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटना आ जाना है और इस पटना आने के आगमन से पहले तैयारियां लगभग पूरी की जा चुकी है और अब से थोड़ी देर बाद लोग अपने घरों से निकलेंगे और सड़क पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन का इंतजार भी करेंगे। प्रधानमंत्री कब पहुंचते हैं पटना और उसके बाद पहले पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और फिर वहां से रोड शो करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। अब आपको बताते हैं देश में कोविड की स्थिति कैसी है। देश में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। आज एक्टिव केसेस की संख्या 1326 पहुंच गई है। वहीं मौतों की संख्या की बात करें तो ये बढ़कर 14 हो गई है। आपको बता दें सबसे ज्यादा कोविड से मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे राज्यों में भी मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राज्यों को निगरानी और सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। आप कोई भी चीज खरीदते हैं तो उसकी वैधता और प्योरिटी आप कैसे चेक कर सकते हैं? बतौर ग्राहक आप अपना हक कैसे पा सकते हैं? इस मुद्दे पर आज अहमदाबाद में आयोजित मानक संवाद में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के डायरेक्टर से खास बातचीत की हमारे संवाददाता केतन जोशी ने। आज की तारीख में 700 से अधिक प्रोडक्ट ऐसे हैं जो भारत सरकार के विभिन्न क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स के तहत मैंडेटरी किए जा चुके हैं। तो अगर प्रोडक्ट मैंडेटरी किया जाता है तो उसका मतलब ये है कि बिना BIS से ISI मार्क का लाइसेंस लिए ना कोई उत्पादक उसे बना सकता है, ना बेच सकता है, ना स्टोर कर सकता है। उद्देश्य यही है कि आम उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण हो, उनके जान माल की सुरक्षा। कैसे पता चले? मान लो मैं कुछ खरीद कर आया और मुझे चेक करना है या कंप्लेन करनी है तो? एक बहुत ही अच्छा एक डिजिटल सॉल्यूशन जो BIS ने बनाया है वो एक BIS केयर ऐप है और बहुत ही गर्व की बात है कि आज की तारीख में 1 करोड़ से अधिक इसके डाउनलोड किए जा चुके हैं और इसमें बहुत ही आसानी से आप सीधे उसमें बस ISI आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वहाँ उस पर आप जो भी CML नंबर उस पर लिखा हुआ है उसको इसी केयर ऐप में आप चेक करें और वहीं देख लें और कि ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर वहीं पे आपको लगता है कि CML नंबर गलत है या किसी ने फर्जी यूज़ किया है तो वहीं इसी पे ही एक कंप्लेंट का भी ऑप्शन है, वहीं से वहीं आप जो है ऑनलाइन कंप्लेंट लॉन्च कर दे, तुरंत उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। केंद्र सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन को ऑनलाइन करने के लिए एक ड्राफ्ट बिल जारी किया है और इस पर लोगों से 25 जून तक सुझाव भी मांगे हैं। तो आज कंज्यूमर अड्डा में हम इसी ड्राफ्ट बिल पर खास चर्चा करेंगे, तो जरूर देखिए कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।